वेलकम बैक दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का नॉलेज पॉइंट पे स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ फिर से मिल रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, यानी कि नर्व इम्पल्स जो होती है वो कैसे उसका इनिशिएशन होता है, कैसे वो स्टार्ट होती है, कैसे वो जनरेट होती है और न्यूरॉन के थ्रू या नर्व सेल के थ्रू कैसे वो फ्लो होती है और ब्रेन तक कैसे पहुंचती है, इसका क्या मैकेनिज्म है, कैसे वो जनरेट होती है। आज इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए देख लेते हैं पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो इस टॉपिक में हमें डिस्कस करने हैं। तो देखते हैं हम लोग कुछ टर्म्स आएंगे दोस्तों, उन्हें पहले एक बार हम लोग देख लेते हैं, फिर आगे टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल देखेंगे हम लोग। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। दूसरा है एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल है एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तीसरा है दोस्तों पोलराइजेशन। या फिर पोलराइज्ड स्टेट। चौथा है दोस्तों डीपोलराइजेशन। या फिर डीपोलराइज्ड स्टेट। पांचवा है दोस्तों रीपोलराइजेशन। या फिर रीपोलराइज्ड स्टेट। ये दोस्तों 5 टर्म्स हैं, इनके बारे में हमें डिस्कस करना है। हम लोग इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। किस टॉपिक में? इसी में, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो ये 5 टर्म है, पूरा का पूरा टॉपिक हमारा इन्हीं 5 टर्म्स के बेस पे है। तो सबसे पहले इन टर्म्स के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं ब्रीफ में, फिर टॉपिक पे बढ़ते हैं। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का मतलब दोस्तों, जिस कंडीशन में, यानी कि वो कंडीशन मेम्ब्रेन की, किस मेम्ब्रेन की, एक्सॉन की या फिर नर्व मेम्ब्रेन की, न्यूरल मेम्ब्रेन की, नर्व सेल की मेम्ब्रेन की, जो मेम्ब्रेन की जो क्या कहते हैं कंडीशन है वो रेस्ट में, ड्यूरिंग रेस्टिंग कंडीशन, यानी कि अभी कोई यहाँ पे इम्पल्स या कोई मैसेज फ्लो नहीं हो रहा है नर्व सेल से। उसके बाद एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, यानी कि जब कोई मैसेज फ्लो हो रहा है एक्सॉन के थ्रू या नर्व सेल के थ्रू। पोलराइजेशन, यानी कि वो नॉर्मल स्टेज में है, रेस्टिंग स्टेज में। डीपोलराइजेशन, उसका मतलब कि उसमें से मैसेज फ्लो हो रहा है, आयंस का कंडक्शन हो रहा है। और रीपोलराइजेशन, यानी कि फिर से अपने पुराने स्टेट में, यानी कि साइलेंट स्टेट में, इनएक्टिव स्टेज में फिर से इसका पहुंचना। तो ये 5 टर्म्स है दोस्तों, लिखना चाहे तो आप लोग लिख लीजिए नोट्स के तौर पे। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। क्या होता है दोस्तों कि जो नर्व मेम्ब्रेन होती है, नर्व सेल की जो मेम्ब्रेन होती है, उसमें आयंस के चैनल्स होते हैं, डिफरेंट आयन चैनल्स होते हैं। और वो हर एक चैनल जो होता है हर एक आयन के लिए स्पेसिफिक होता है। यानी कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ आपको, जैसे सोडियम चैनल है तो सोडियम आयन के लिए स्पेसिफिक होगा। पोटेशियम आयन है तो वो पोटेशियम चैनल के थ्रू ही जाएगा, किसी दूसरे चैनल के थ्रू कोई दूसरा आयन ट्रांसफ़र नहीं होगा। मतलब कि जो यहाँ पे चैनल्स हैं वो हर एक चैनल हर एक आयन के लिए स्पेसिफिक है। डिफरेंट आयन चैनल्स आर स्पेसिफिक टू देयर डिफरेंट आयंस, टू देयर स्पेसिफिक आयंस। कोई भी आयन किसी दूसरे चैनल्स के थ्रू अंदर या बाहर नहीं जाएगा, नर्व सेल के अंदर या बाहर। तो उसके बाद क्या होगा, इन्हीं आयन चैनल्स के द्वारा क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल क्रिएट होता है। क्या होता है? एक्शन पोटेंशियल क्रिएट होता है दोस्तों। इसमें वो एक्शन पोटेंशियल किसके द्वारा क्रिएट किया जाता है? ये एक्शन पोटेंशियल जो होता है वो सोडियम पोटेशियम पंप के द्वारा क्रिएट किया जाता है। सोडियम पोटेशियम पंप क्या होते हैं दोस्तों, हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। सोडियम पोटेशियम पंप यानी कि
वो आयन चैनल्स जो सोडियम और पोटेशियम को, अलग अलग आयन चैनल्स होंगे, दोनों को कंबाइंड रूप में सोडियम पोटेशियम पंप कहा जाता है। तो वो चैनल्स जो होंगे वो सोडियम आयन को और पोटेशियम आयन को नर्व मेम्ब्रेन के थ्रू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में या फिर इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में ले जाने का काम करेंगे। उन्हीं को हम कहते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। तो देखते हैं हम लोग आगे। तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। दोस्तों ये क्या है? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, यानी कि मेम्ब्रेन की वो स्टेज जहाँ पे सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ इनएक्टिव है, यहाँ पे कोई भी मैसेज फ्लो नहीं हो रहा है या नर्व इम्पल्स फ्लो नहीं हो रही है। इस कंडीशन को क्या कहेंगे दोस्तों? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहलाएगी ये स्टेज। यानी कि यहाँ पे कोई मैसेज अभी फ्लो नहीं हो रहा है। इस कंडीशन में क्या होगा? सोडियम पोटेशियम जो चैनल्स होंगी, तो पोटेशियम की परमेबिलिटी क्या होगी? वो ज़्यादा होगी। मान लीजिए नर्व मेम्ब्रेन है, इसे हम कहते हैं न्यूरोलेमा भी कहते हैं। जैसे मसल्स के केस में हम लोग ने पढ़ा था सार्कोलेमा, या नॉर्मल सेल की कंडीशन में हम लोग पढ़ते हैं प्लाज्मा लेमा। तो वैसे यहाँ पे ये मान लीजिए सपोज इट इज़ अ नर्व मेम्ब्रेन, तो इसे हम कहेंगे न्यूरोलेमा। ये कहलाएगी न्यूरोलेमा। अब ये जो न्यूरोलेमा होगी ये मोर परमिएबल होगी किसके लिए? पोटेशियम आयन के लिए, एज कंपेयर टू सोडियम आयन। तो क्या होगा? दो पोटेशियम आयन जो होंगे वो अंदर आएंगे इसके पोटेशियम आयन, और 3 सोडियम आयन जो होंगे वो बाहर जाएंगे नर्व मेम्ब्रेन के। अब ये किसके थ्रू जाएंगे? वही जो आयन चैनल्स हैं, सोडियम आयन चैनल, पोटेशियम आयन चैनल, या फिर सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो इसके लिए वर्क करेगा। तो क्या होगा? यहाँ पे सोडियम की परमेबिलिटी जो होगी वो कम होगी और पोटेशियम की परमेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो 3 सोडियम आयन बाहर जा रहे हैं और 2 पोटेशियम आयन अंदर आ रहे हैं। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि बाहर की मेम्ब्रेन का जो चार्ज है वो पॉजिटिव ज़्यादा हो जाएगा। पॉजिटिव तो दोनों है, पोटेशियम आयन के पास भी पॉजिटिव चार्ज है और सोडियम आयन के पास भी पॉजिटिव चार्ज ही है। तो लेकिन यहाँ पे इनका जो नंबर है वो डिफरेंट है, एक का कम है और एक का ज़्यादा है। तो पोटेशियम आयन का नंबर जो है वो कम है, यानी कि 2 पोटेशियम आयन बाहर से अंदर आ रहे हैं। रेस्टिंग कंडीशन की बात कर रहे हैं दोस्तों, ये 2 पोटेशियम आयन अंदर आ रहे हैं, यानी कि इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में आ रहे हैं, या फिर न्यूरोप्लाज्मिक भी कह सकते हैं, एक्सोनल प्लाज्म भी कह सकते हैं। यानी कि यहाँ पे जो फ्लूइड है, इस सेल के अंदर जो फ्लूइड है उसे हम इंट्रा सेलुलर फ्लूइड कहेंगे, और जो सेल के बाहर नर्व सेल के बाहर जो फ्लूइड है उसे हम कहेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ECF से डिनोट कर रहे हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। और यहाँ पे क्या है? इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, ICF, ECF। तो क्या होगा कि यहाँ पे 2 पोटेशियम आयन अंदर आ रहे हैं और 3 सोडियम आयन बाहर जा रहे हैं। तो इस कंडीशन में जो पॉजिटिव चार्ज है वो बाहर की तरफ ज़्यादा हो जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज तो अंदर की तरफ भी होगा, लेकिन दोनों की जो अगर हम कंपेयर करेंगे तो कंपैरिजन में जो बाहर का ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वहाँ पे क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होंगे और अंदर क्या होंगे? कम होंगे। दोस्तों एक बार और बता दूं, लाइफ की ओरिजिन जो हुई है वो सी वाटर से हुई। सबसे पहली लाइफ जो इवॉल्व हुई है वो सी वाटर से हुई है। सी वाटर में क्या है? सोडियम है, नमक है, नमक घुला हुआ है, चारों ओर नमक ही नमक है। तो वैसा ही अगर एवोल्यूशनरी पीरियड की बात की जाए, एवोल्यूशनरी वो सब देखा जाए, तो अभी भी हमारी बॉडी में वही सब प्रोसेस है। क्या हुआ था कि जो सी वाटर है, अगर उसमें कोई सेल है, ये सबसे पहले यूनिसेलुलर ही लाइफ इवॉल्व हुई, ऐसा नहीं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनल लेवल बन गया तुरंत ही। धीरे धीरे जब एवोल्यूशनरी पीरियड धीरे धीरे आगे बढ़ा, धीरे धीरे क्या हुआ? एवोल्यूशन हुआ, सब साइज बढ़ी। तो क्या हुआ कि सी वाटर में चारों तरफ सोडियम है, यानी कि नमक घुला हुआ है, आयंस के फॉर्म में है। तो वहाँ पे जो सेल के चारों ओर क्या है, ये मान लीजिए एक सेल इवॉल्व हुई होगी, यहाँ पे क्या है? सोडियम आयन चारों तरफ ये फैले हुए हैं, वही अब भी चल रहा है। क्या है? ये एक सेल है मान लीजिए, इसके चारों ओर क्या है? सोडियम आयन। जैसे वहाँ पे इवॉल्व हुई थी वही प्रोसेस अभी भी चल रहा है। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा? सोडियम आयन बाहर ज़्यादा होंगे, पोटेशियम आयन अंदर ज़्यादा होंगे।
पोटेशियम आयन बाहर कम होंगे, सोडियम आयन अंदर कम होंगे। यानी कि वो सी वाले से ही आप लोग कंपेयर करिए, याद भी रहेगा आप लोगों को कि सी वाटर में ज़्यादा से ज़्यादा नमक घुला हुआ है, वहाँ पे क्या है, सोडियम आयन ज़्यादा है, सेल के बाहर सोडियम आयन है, वहीं से सेल इवॉल्व हुई थी, इसलिए वही प्रोसेस, एवोल्यूशनरी प्रोसेस वही अभी भी चल रहा है। यहाँ पे सोडियम आयन ज़्यादा है बाहर, पोटेशियम आयन अंदर कम है, पोटेशियम अंदर ज़्यादा है, सोडियम आयन बाहर ज़्यादा है। तो क्या हुआ दोस्तों कि यहाँ पे क्या हो गया, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। तो बाहर की तरफ क्या हो गया, बाहर की तरफ प्लस चार्ज ज़्यादा हो गया और अंदर की तरफ माइनस चार्ज ज़्यादा हो गया। ऐसा नहीं है कि अंदर सब कुछ माइनस ही माइनस है और बाहर सब कुछ प्लस ही प्लस है। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, कुछ निगेटिवली चार्ज प्रोटीन होंगे, अमीनो एसिड्स होंगे और क्लोराइड आयंस होंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, कौन कौन से आयंस होंगे, कुछ निगेटिवली चार्ज प्रोटीन होंगे और क्लोराइड आयन जिसके ऊपर माइनस चार्ज है, यानी कि निगेटिवली चार्ज क्लोराइड आयन जो होता है उसके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव का नंबर भी कम है, पोटेशियम आयन का नंबर भी कम है एज कम्पेयर टू आउटसाइड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और अंदर की तरफ पोटेशियम आयन कम है, निगेटिव चार्ज भी ज़्यादा हो रहा है। तो अल्टीमेटली क्या करेंगे, बैलेंस करके यहाँ पे जब क्या होगा कि निगेटिव चार्ज जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज तो कम है और यहाँ पे क्लोराइड आयंस भी हैं जो कि निगेटिवली चार्ज है और निगेटिवली चार्ज प्रोटीन भी ज़्यादा है। तो अल्टीमेटली पूरा का पूरा चार्ज, ओवरऑल चार्ज होगा, वो हम लोग निगेटिव में डिनोट करने लगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ सारा कुछ निगेटिव है, लेकिन यहाँ पे ओवरऑल जो चार्ज है वो निगेटिव है और यहाँ पे ओवरऑल चार्ज जो है वो पॉजिटिव है। तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे, पोलराइज्ड स्टेट। ये कंडीशन है पोलराइज्ड स्टेट की। ये कंडीशन क्या है दोस्तों, ये पोलराइज्ड स्टेट की है। यहाँ पे क्या हुआ, सोडियम आयन जो है वो 3 बाहर गए, 2 पोटेशियम आयन अंदर आए। अब दोस्तों यहाँ पे जो परमेबिलिटी थी वो पोटेशियम आयन के लिए ज़्यादा थी। किसके लिए, पोटेशियम आयन के लिए परमेबल था और इम्परमेबल था सोडियम आयन के लिए, यानी कि अंदर सोडियम आयन एक भी नहीं आ सकते, पोटेशियम आयन ही आ सकते हैं। तो परमेबिलिटी किसके लिए हुई, पोटेशियम आयन के लिए हुई। और क्या हुआ दोस्तों, जो इसकी मेम्ब्रेन है यहाँ पे क्या है, निगेटिव चार्ज प्रोटीन है, क्लोराइड आयंस भी हैं, और इन निगेटिवली चार्ज प्रोटीन और क्लोराइड आयंस के लिए क्या हुआ कि इसकी मेम्ब्रेन जो है वो इम्परमेबल है, यहाँ से एक भी निगेटिव चार्ज बाहर नहीं जा सकता है ड्यूरिंग रेस्टिंग स्टेज। तो ओवरऑल चार्ज यहाँ पे माइनस ही हो गया। तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे हम लोग, पोलराइज्ड स्टेट। ये कैसी है, मान लीजिए ये है नर्व मेम्ब्रेन है, न्यूरोलेमा, इसके बाहर पॉजिटिव चार्ज है सब, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है सब, नीचे भी पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे सब निगेटिव चार्ज है अंदर। तो ओवरऑल चार्ज अंदर निगेटिव का है, ओवरऑल चार्ज बाहर पॉजिटिव का है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, किसका, पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में चार्ज का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया यहाँ पे। उसके बाद क्या हुआ, इस कंडीशन को हम लोग कहेंगे पोलराइज्ड स्टेट। ये स्टेट है पोलराइज्ड स्टेट की। यहाँ पे देखिए पोलरिटी है, पॉजिटिव ज़्यादा है ऊपर, मतलब बाहर ज़्यादा है, अंदर निगेटिव ज़्यादा है। तो यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ग्रेडियंट क्रिएट हो गया। वो पोटेंशियल डिफरेंस किसका है, ये चार्ज का ज़्यादा है। इन मतलब चार्ज के रेफरेंस में हम लोग बता रहे हैं यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस। तो चार्ज का यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, अंदर निगेटिव है, बाहर पॉजिटिव है। तो ये हो गया पोलराइज्ड स्टेट दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, ये जो आयनिक ग्रेडियंट है ये किसके द्वारा क्रिएट किया जाएगा, ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फिर से एक बार बता रहे हैं दोस्तों। ये जो आयनिक ग्रेडियंट है ये वही सोडियम पोटेशियम पंप जो था या फिर जो चैनल्स हैं वो क्या करेंगे,
उनके एक्टिव ट्रांसपोर्ट के, यानी कि आयंस के एक्टिव ट्रांसपोर्ट से क्या होगा, यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा या पोटेंशियल ग्रेडियंट क्रिएट हो जाएगा। और इसे कौन क्रिएट करेगा, सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप क्रिएट करेगा क्या, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है या पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो सोडियम पोटेशियम पंप क्रिएट करेगा। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, एक बार नोट्स के रूप में बना देता हूँ, मैं लिख के बता देता हूँ। सबसे पहले रेस्टिंग स्टेज में है, यानी कि यहाँ पे नो इम्पल्स कंडक्शन, नो नर्व इम्पल्स। यहाँ पे कोई नर्व इम्पल्स कंडक्ट नहीं हो रही दोस्तों। उसके बाद क्या हुआ, मोर परमिएबल टू पोटेशियम आयन और लेस परमिएबल टू या फिर इम्परमिएबल टू किसके लिए, सोडियम आयन के लिए। उसके बाद क्या हुआ, ये जो इसकी मेम्ब्रेन है वो उसके अंदर क्या होंगे, निगेटिवली चार्ज प्रोटीन और कुछ क्लोराइड आयंस भी होंगे। एक्सोप्लाज्म जो होगा, एक्सोप्लाज्म जो है यानी कि अंदर का जो प्लाज्मा है, जो फ्लूइड है, ये जो साइटोप्लाज्म है वो क्या है, एक्सोप्लाज्म कहलाएगा। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे उसके अंदर क्या है, सोडियम आयंस हैं, वो क्लोराइड आयंस हैं और निगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स हैं। एक्सोप्लाज्म कंटेन्स क्लोराइड आयंस एंड निगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स या अमीनो एसिड्स भी कह सकते हैं आप लोग। उसके बाद क्या होगा कि ये जो इसकी मेम्ब्रेन है, न्यूरोलेमा जो है वो इम्परमिएबल होगी किसके लिए, क्लोराइड आयन के लिए और निगेटिवली चार्ज प्रोटीन के लिए। क्लोराइड आयंस एंड निगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स। इन सब के लिए क्या होगी, इम्परमिएबल होगी। सोडियम के लिए बाहर से इम्परमिएबल होगी और क्लोराइड और निगेटिवली चार्ज प्रोटीन के लिए अंदर से इम्परमिएबल होगी, यानी कि ये ना तो अंदर से बाहर जा सकते हैं ना बाहर से अंदर आ सकते हैं। सोडियम आयन क्या होगा, अंदर से बाहर जाएगा लेकिन बाहर से अंदर नहीं आ पाएगा। पोटेशियम आयन क्या होगा, बाहर से अंदर आएगा लेकिन अंदर से बाहर नहीं जा पाएगा। अब क्या होगा दोस्तों, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है या पोटेंशियल ग्रेडियंट है, जो ऊपर लिखता हूँ थोड़ा ताकि दिखे आप लोगों को, इसे इरेज कर दोस्तों, ये जरूर एक बार नोट कर लीजिएगा आप लोग नोट्स के रूप में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कंसाइज और प्रिसाइज नोट्स है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो लेंदी हो या जो आपको ना समझ में आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर एग्जाम में आता है आप इतना ही लिखेंगे, एक्स्ट्रा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतने से ही आपका काम चल जाएगा और अच्छे मार्क्स मिलेंगे। एक बार फिगर मैं फिर से बना के दिखा दूंगा आप लोगों को, जो पहले बनाया था पोटेंशियल डिफरेंस का। तो हम लोग ने पढ़ा कि जो क्या कहते हैं, क्लोराइड आयन और निगेटिवली चार्ज प्रोटीन जो है उनके लिए भी इम्परमिएबल है। अब उसके बाद जो क्या है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके द्वारा क्रिएट किया जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड बाय सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप के द्वारा ये जो क्या कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस है ये क्रिएट कर दिया जाएगा। अब ये सोडियम पोटेशियम पंप कैसे काम करेंगे, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट करेंगे आयंस का।
एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस, किसका एक्टिव ट्रांसपोर्ट करेंगे? आयंस का। एक्टिव का मतलब क्या होता है दोस्तों? एक्टिव का मतलब कि यहाँ पे एनर्जी एक्सपेंड हो रही है एटीपी के फॉर्म में, यहाँ पे एटीपी यूटिलाइज होगी। एक्टिव का कहीं भी दोस्तों अगर जिक्र होता है तो बायो के केस में एक्टिव कहीं भी आता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव परमेबिलिटी, एक्टिव साइट, तो वहाँ पे क्या होगा कि एनर्जी का जो है वो यूटिलाइजेशन होगा। आप बस एक्टिव लिखा दिख जाए आपको, बस समझ जाइए कि क्या हो रहा है, यहाँ पे एटीपी यूज हो रही है, एनर्जी कंज्यूम हो रही है। उसके बाद क्या होगा? आयंस का जो होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, यानी कि जो आयंस का कंडक्शन है अंदर से बाहर की तरफ या बाहर से अंदर की तरफ, जो सोडियम पोटेशियम पंप काम कर रहा है ये एक्टिवली वर्क कर रहा है, एनर्जी इसमें कंज्यूम हो रही है, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस। उसके बाद क्या होगा दोस्तों? 2 पोटेशियम आयन अंदर आएंगे, 2 पोटेशियम आयन इनसाइड, और क्या होगा? 3 सोडियम आयन जो होंगे आउटसाइड। 2 पोटेशियम आयन अंदर की तरफ आएंगे, मान लीजिए ये है, तो यहाँ पे 2 पोटेशियम आयन अंदर की तरफ आए और 3 सोडियम आयन क्या हुआ? बाहर की तरफ गए। तो अल्टीमेटली क्या हुआ? बाहर ज़्यादा चार्ज हो गया पॉजिटिव का, अंदर पॉजिटिव का कम हो गया, और यहाँ पे निगेटिवली चार्ज प्रोटीन और क्लोराइड आयंस भी हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल चार्ज क्या हो गया? अंदर निगेटिव चार्ज हो गया। तो इसके द्वारा ये क्या हुआ? ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया गया, किसके द्वारा? सोडियम पोटेशियम पंप के द्वारा। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मत भूलिएगा। सोडियम पोटेशियम पंप या फिर आयन चैनल्स भी कह सकते हैं, अलग अलग आयंस के लिए चैनल्स होते हैं, यहाँ पे हमने एक नाम दिया है सोडियम पोटेशियम पंप। तो अब क्या हुआ? इरेज करके फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्या होगा यहाँ पे? फिगर से एक बार देख लेते हैं फिर से। मान लीजिए नर्व मेम्ब्रेन है, एक्सॉन है ये, इसके थ्रू मैसेज कंडक्ट होना है, अभी ये रेस्टिंग कंडीशन में है। 3 सोडियम आयन बाहर गया, 2 पोटेशियम अंदर आए, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया? पूरा पॉजिटिव चार्ज हो गया, बाहर पॉजिटिव चार्ज की मेजॉरिटी हो गई। अंदर क्या आया? 2 पोटेशियम आयन अंदर आया, उससे क्या हुआ कि यहाँ पे निगेटिवली चार्ज प्रोटीन और क्लोराइड आयंस भी हैं, तो ओवरऑल चार्ज क्या हो गया? माइनस हो गया। उसके बाद यहाँ भी वही, दोनों तरफ से वही कंडीशन है, बाहर भी यहाँ भी क्या हुआ कि पॉजिटिव चार्ज बाहर ज़्यादा है, अंदर निगेटिव चार्ज ज़्यादा है। तो क्या होगा? ये कंडीशन क्या कहलाएगी? ये कंडीशन कहलाएगी पोलराइज्ड कंडीशन। ये दोस्तों यहाँ पे डिनोट करना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे लिखना बहुत ज़रूरी है। क्या है ये? पोलराइज्ड कंडीशन है। क्या है ये? पोलराइज्ड कंडीशन है, या पोलराइज्ड स्टेट है, या पोलराइजेशन में है ये। यहाँ पे पोलराइजेशन हो रहा है, पोल्स बन रहे हैं, पॉजिटिव पोल निगेटिव पोल, पॉजिटिव साइड निगेटिव साइड, तो यहाँ पे पोलराइजेशन हो गया, पोलराइज्ड कंडीशन है ये इतना हो गया रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में पोलराइज्ड कंडीशन तक। अब क्या होगा आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे दोस्तों ये पोलराइज्ड कंडीशन हो गई, मेम्ब्रेन पोलराइज्ड कहलाएगी। अब यहाँ पे क्या होगा? नेक्स्ट में हम लोग जब पढ़ेंगे तो यहाँ पे जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था, अब ये एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल हो जाएगा। अभी ये पोलराइज्ड में है, अभी ये एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल नहीं हुआ है। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, तो एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल का क्या मतलब है? यानी कि जब कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस हमारी बॉडी में आता है तो क्या होता है? जो डेंड्राइट्स हैं वो मैसेज रिसीव करती हैं एक्सटर्नल स्टिमुलस को, तो वहाँ पे क्या होगा? मान लीजिए जो ये मेम्ब्रेन थी, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा थे बाहर की तरफ, यहाँ पे अंदर निगेटिव चार्ज ज़्यादा थे, तो क्या हुआ कि अभी ये पोलराइज स्टेट में है। जब एक्शन हुआ, स्टिमुलस आया, तो क्या हुआ कि यहाँ पे जो आयन चैनल्स है या सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो अब तेज़ी से खुल जाएंगे, किसके लिए? परमेबल हो जाएंगे
सोडियम आयन के लिए परमेबिलिटी प्रोवाइड करने लगेंगे। सोडियम आयन जो है वो अंदर आने लगेंगे अब, और जो पोटेशियम आयन है वो बाहर जाने लगेंगे। तो क्या होगा कि अंदर की तरफ जो होगा वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और बाहर की तरफ क्या होगा, नेगेटिव चार्ज चला जाएगा। तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी, डीपोलराइजेशन। यहाँ की जो पोलराइजेशन स्टेट में थी ये मेम्ब्रेन, वो अब डीपोलराइज्ड हो गई, यानी कि पोलैरिटी जो है वो अपोजिट हो गई। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो चैनल्स थे, फिर से एक बार समझ लीजिए, जो चैनल्स थे, जो सोडियम चैनल्स थे और जो पोटेशियम चैनल्स थे, या फिर सोडियम पोटेशियम पंप जो थे, वो अब दोनों एक्टिव हो जाएंगे। और यहाँ पे क्या होगा कि जो सोडियम की परमेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी अंदर की तरफ के लिए, इन साइड के लिए। तो क्या होगा, यहाँ पे अंदर सोडियम आयन ज़्यादा आने लगेंगे। अंदर जब सोडियम आयन ज़्यादा आएंगे और पोटेशियम आयन बाहर की तरफ भागने लगेंगे, तो क्या होगा कि अंदर जो है वो जिस स्टेट, मतलब जहाँ तक नर्व इम्पल्स पहुँचेगी, जहाँ पे या फिर जहाँ पे स्टिमुलस क्रिएट हुआ है, वहाँ पे अंदर क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और बाहर क्या होगा, निगेटिव चार्ज हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि पोटेशियम आयन बाहर जा रहे हैं और सोडियम आयन अंदर आ रहे हैं, और 3 सोडियम आयन अंदर आ रहे हैं, 2 पोटेशियम आयन बाहर जा रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पे जो ओवरऑल चार्ज है वो निगेटिव हो जाएगा और यहाँ पे जो ओवरऑल चार्ज है वो पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसा ही दोनों मेम्ब्रेन पे होगा, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पे क्या है, निगेटिव हो जाएगा। तो ये इतनी जो स्टेज है ये क्या कहलाएगी, डीपोलराइज्ड। ये डीपोलराइज्ड स्टेट है, ये इतनी। और आगे क्या है, अभी भी पोलराइज्ड कंडीशन में ही है नर्व इम्पल्स, नर्व सेल, ये अभी पोलराइज्ड कंडीशन में है और ये इतने में क्या हुआ, डीपोलराइजेशन हो गया। तो अंदर जो है वो साइटोप्लाज्म में क्या हुआ, ये न्यूरोप्लाज्म में क्या हुआ कि निगेटिव, वो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गए डीपोलराइज्ड कंडीशन में, डीपोलराइज्ड साइट पे, यानी कि जहाँ पे स्टिमुलस क्रिएट हुआ, यहाँ पे क्या हो गया, ये माइनस ज़्यादा हो गया, यहाँ पे ये प्लस ज़्यादा हो गया, यहाँ पे प्लस ज़्यादा हो गया, यहाँ पे माइनस ज़्यादा हो गया। अभी यहाँ भी सारा कुछ एज इट इज़ है, यहाँ पे भी सारा कुछ एज इट इज़ है। तो ये कंडीशन क्या हुई, इतनी क्या कहलाएगी, ये डीपोलराइज्ड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो आयन चैनल्स थे वो अपोजिट हो गए। अपोजिट हो गए मतलब सोडियम आयन अंदर आने लगे और पोटेशियम आयन बाहर जाने लगे। तो क्या हुआ, इसमें नर्व सेल के जो क्या कहते हैं साइटोप्लाज्म है ये, उसमें क्या हुआ कि पॉजिटिव चार्ज उस स्टेज में ज़्यादा आ गए साइड पे जहाँ पे स्टिमुलस क्रिएट हुआ था, और बाकी आगे वैसा ही है, यहाँ पे अभी पोलराइज्ड कंडीशन ही है। तो ये कंडीशन थी डीपोलराइजेशन की। एक बार लिख के देख लेते हैं हम लोग नोट्स के रूप में। जब कोई आउटर स्टिमुलस पड़ा, व्हेन स्टिमुलस इज क्रिएटेड, तो क्या हुआ, जो पोलराइज्ड कंडीशन थी वो कन्वर्ट हो गई डीपोलराइज्ड में, यानी कि जो सोडियम आयन थे वो परमेबल हो गए, सोडियम आयन परमेबल टू परमेबिलिटी ऑफ सोडियम आयन इंक्रीजेस। सोडियम आयन की जो परमेबिलिटी है वो इंक्रीज हो गई और सोडियम आयन अंदर आने लगे और पोटेशियम आयन आउटसाइड जाने लगे। और जो क्या कहते हैं न्यूरोप्लाज्म जो था वो अब क्या हो गया, उस साइड पे क्या हो गया, निगेटिवली चार्ज हो गया। एट द साइट ऑफ स्टिमुलस
न्यूरोप्लास्ट बिकम निगेटिवली चार्ज, या फिर पोलैरिटी थी उसकी वो चेंज हो गई या अपोजिट हो गई। पोलैरिटी ऑफ एक्सोप्लाज्म क्या हो गई, चेंज हो गई। अब यहाँ पे क्या हो गया, एक्सोप्लाज्म में निगेटिव चार्ज ज़्यादा आ गए और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्या हो गया, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा आ गए और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में निगेटिव चार्ज ज़्यादा चले गए। तो ये कंडीशन कहलाएगी डीपोलराइजेशन की, या फिर ये स्टेट कैसी है, डीपोलराइज स्टेट है, ये डीपोलराइजेशन। ये दोस्तों यहाँ पे डिनोट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये स्टेज ही इसी के नाम पे दी गई है, डीपोलराइजेशन। अब इसके बाद क्या होगा, एक बार फिगर फिर से दिखा देता हूँ। इन सबको आप लिखते ज़रूर चलिएगा तभी समझ में आएगा, क्योंकि बाद में अगर आपको देखना होगा तो बार बार आप वीडियो नहीं देख पाएंगे। अगर नोट्स बनी हुई तो आसानी से आप लोग पढ़ सकेंगे, इसलिए नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। बिल्कुल कंसाइज और प्रिसाइज है, इसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे ये बाहर की तरफ माइनस ज़्यादा हो गया है, अंदर की तरफ प्लस ज़्यादा हो गया है। और आगे क्या है, बिल्कुल सेम वैसा ही है। ये इतनी स्टेट डीपोलराइजेशन की, ये पोलराइज स्टेट है। अब ये जो नर्व इम्पल्स है ये आगे बढ़ेगी। ये दोस्तों ये जो प्रोसेस है ये बहुत एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव्ड है, यानी कि ये डीपोलराइजेशन का जो ये इतना स्टेज है ये बिल्कुल एकदम माइन्यूट सा प्रोसेस है। अब सोच लीजिए आपको कोई स्टिमुलस बाहर से मिलता है आपको, तो कितना जल्दी आपका ब्रेन जो है वो प्रोसेस करके रिस्पॉन्स करता है, वैसा ही यहाँ पे भी है। अब आप सोच नहीं सकते कितनी स्पीड में इसकी जो पोलराइजेबिलिटी है वो चेंज होगी और फिर से अपने रीपोलराइज कंडीशन में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अब ये मैसेज जो है ये आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जो आयन चैनल्स हैं फिर से अपोजिट हो जाएंगे और परमिएबल हो जाएंगे किसके लिए, सोडियम आयन के लिए बाहर की तरफ और पोटेशियम आयन के लिए अंदर की तरफ, यानी कि पोटेशियम आयन की जो परमेबिलिटी होगी वो बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे फिर से कैसी कंडीशन आ जाएगी, रीपोलराइजेशन की। यहाँ पे क्या है, अभी तक यहाँ पे डीपोलराइजेशन था, जब मैसेज आगे बढ़ा तो यहाँ पे फिर से आयन चैनल्स जो थे वो अपोज करने लगे और क्या हुआ कि जो पोटेशियम आयन की परमेबिलिटी थी वो बढ़ गई। यहाँ पे फिर से एज इट इज कंडीशन आ गई। तो अब ये क्या कहलाएगा, रीपोलराइजेशन। ये क्या कहलाएगा, रीपोलराइजेशन, क्योंकि यहाँ पे फिर से पोलैरिटी मेंटेन हो गई, जैसा पहले था नॉर्मल स्टेज में फिर से अपने नॉर्मल स्टेज में आ गया। और क्या हुआ कि यहाँ पे जो है आगे इसके यहाँ पे फिर से डीपोलराइज्ड कंडीशन आ गई। यहाँ पे क्या हुआ, फिर से डीपोलराइज्ड कंडीशन आ गई और फिर इसके आगे क्या है, फिर से पोलराइजेशन पोलराइज स्टेट में है। ऐसा करके ये प्रोसेस जो होता है बहुत शॉर्ट लिव्ड है, बहुत तेज़ी से होता है, बहुत विग्रस होता है, क्योंकि जो नर्व इम्पल्स होती है वो बहुत फास्ट मूव करती है। ऐसा आप लोग समझ भी सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे जो डीपोलराइजेशन की स्टेट थी वो यहाँ आ गई और यहाँ पे क्या है, रीपोलराइजेशन, यहाँ पे पोलराइज स्टेट है। तो यहाँ पे देखिए आपको तीनों स्टेज मिल रही हैं। यहाँ पे रीपोलराइजेशन की है, ये क्या है, डीपोलराइज स्टेट है, और यहाँ पे ये क्या है, ये पोलराइज स्टेट है। दोस्तों आप तीनों अलग अलग फिगर में बनाइएगा ऐसा। डीपोलराइजेशन का फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूँ।
ये हो गया रीपोलराइजेशन दोस्तों। ये क्या था? रीपोलराइजेशन था। पहले हम लोगों ने देखा पोलराइजेशन, फिर देखा डीपोलराइजेशन और फिर देखा रीपोलराइजेशन। तो पोलराइज स्टेट में क्या था दोस्तों? ये थी नर्व सेल, यहाँ पे पूरे में ये पॉजिटिव चार्ज था। उसके बाद क्या था दोस्तों? हमने देखा डीपोलराइजेशन। यहाँ पे क्या हुआ? माइनस चार्ज आ गया, पोलरिटी चेंज हो गई। किसकी वजह से चेंज हुई दोस्तों? सोडियम पोटेशियम पंप जो थे वो अपोज हो गए। और आगे क्या है? फिर से एज इट इज है। उसके बाद क्या है? यहाँ पे क्या हुआ? फिर से पोलरिटी मेंटेन होने लगी क्योंकि ये मैसेज जो है वो आगे बढ़ गया। यहाँ पे एक बार देख लीजिए ये। अब पहले पोलराइज स्टेट जो है, पोलराइज स्टेट है, यहाँ पे ये क्या हो रहा है? डीपोलराइजेशन हो रहा है। और यहाँ पे क्या है? ये रीपोलराइज स्टेट है। तो देखिए यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, यहाँ पे कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं है। उसके बाद क्या हुआ? जब मैसेज कोई स्टिमुलस मिला बॉडी को, तो उसके बाद क्या हुआ? मैसेज आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ पे अब इसकी पोलरिटी चेंज होने लगी, तो यहाँ पे क्या हुआ? डीपोलराइजेशन हो गया। जब ये मैसेज आगे बढ़ गया, यहाँ पे आ गया, तो उसके बाद क्या हुआ? यहाँ पे पोलरिटी फिर से मेंटेन हो गई पहले वाली रेस्टिंग मेम्ब्रेन की। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है? ये एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल है दोस्तों। ये क्या है? एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, लिख लीजिएगा आप लोग, एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल है दोनों। और बाकी जो पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये है यहाँ ये हर जगह, ये क्या है? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का है। यहाँ पे क्या है? रीपोलराइजेशन है, ये डीपोलराइजेशन है, और ये पोलराइजेशन है। तो ये हुआ दोस्तों नर्व इम्पल्स का कंडक्शन और उसका जनरेशन कैसे जनरेट हुई। जब कोई स्टिमुलस मिला, आउटर स्टिमुलस, एक्सटर्नल स्टिमुलस बॉडी को मिला, तो एक नर्व इम्पल्स जो थी वो जनरेट हुई। उसके बाद वो आगे बढ़ी, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल आया। पहले रेस्टिंग मेम्ब्रेन में पोटेंशियल था, उसके बाद स्टिमुलस मिलने के बाद वो एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गया। पहले जो न्यूरोलेमा थी, नर्व मेम्ब्रेन थी, वो क्या थी? रेस्टिंग मेम्ब्रेन में थी। जब स्टिमुलस मिला तो एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, उसका जो पोटेंशियल ग्रेडियंट था वो कन्वर्ट हो गया, बदल गया, क्रिएट हो गया पोटेंशियल ग्रेडियंट। और ये किसके द्वारा क्रिएट हुआ? सोडियम पोटेशियम पंप के द्वारा क्रिएट हुआ। उसके बाद डीपोलराइजेशन स्टेट को कहेंगे हम लोग, जब कोई मैसेज फ्लो हो रहा है जिस साइड पे है वो स्टेज कहलाएगी डीपोलराइज स्टेट। उसके बाद जब आगे बढ़ा तो क्या हुआ? जो पहले की पोजीशन थी वो फिर से रेस्टिंग में आ जाएगी, यानी कि रीपोलराइज्ड हो जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, नमस्कार।